नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। तो देखिए, आज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय संगीत की जो विभिन्न गायन शैलियाँ हैं या जो गेय विधाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या संगीत से जुड़े हुए हैं और जानकारी चाहते हैं। उस हिसाब से ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आज कोशिश करेंगे कि ये जितनी भी शैलियाँ जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर लें। ये सारी जो हैं गायन शैलियाँ हैं और ये प्रमुख उत्तर भारतीय संगीत की गायन शैलियाँ हैं। तो आज इनके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से किसी के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं या और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रबंध के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रबंध से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना रखा है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ऑल्सो इसका PDF भी जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे दिया है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। तो देखिए, प्रबंध जो है वो ऐसा बोला जाता है 13वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आ चुका था। अब देखिए, प्रबंध है क्या? उत्तर भारतीय संगीत की गायन शैली है और ये सबसे प्राचीन गायन शैली है। अगर आप सोचिए 13th सेंचुरी तक ये अस्तित्व में अगर आ गया था तो सोचो उससे भी पहले ये शुरू हुआ होगा या इसकी उत्पत्ति हुई होगी। और देखिए, मतंग के काल तक इसका आविष्कार जो है वो हो गया था, क्योंकि मतंग जी ने अपने बृहदेशी ग्रंथ में सर्वप्रथम प्रबंध का जो है उल्लेख किया था। तो देखिए, प्रबंध क्या है? एक तरीके से कॉम्पोजिशन है, ठीक है। देखिए, निबद्ध गान का प्रकार है। निबद्ध मतलब वो रचना, वो संगीतमय रचना जो बंधी हुई होती है राग से, ताल से, स्वर से। तो वो जो रचना होती है वो निबद्ध गान होता है, ठीक है। तो प्रबंध भी क्या है? एक निबद्ध गान का ही प्रकार है। ओके, जैसे आज के टाइम पे आप ख्याल देखते हैं ना, तो वैसे पुराने टाइम पे प्रबंध था। और अगर हम देखें प्रबंध से पहले क्या था, तो प्रबंध से पहले था गाथाएं जो थी वो गाई जाती थी प्रबंध से पहले। तो प्रबंध वाली वीडियो में मैंने इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, आप उधर जाके चेक करिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। ये जो है हम बहुत क्विक सेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। देखिए, शारंगदेव जी ने ना 75 प्रबंध का जो है वो वर्णन किया हुआ है अपने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। तो उन्होंने कौन से चैप्टर में किया है? 4th चैप्टर में किया है। मतलब उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर एक पूरा चैप्टर ही जो है वो प्रबंध से रिलेटेड है। मतलब उन्होंने प्रबंध को ही पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है। तो आप समझिए कि उस टाइम पे ये जो गायन शैली है कितनी ज़्यादा प्रमुख रही होगी। देखिए, शारंगदेव जी ने क्या किया है? वैसे क्लासिफिकेशंस बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। उन्होंने धातुओं के आधार पे भी प्रबंध को बांटा है और अंग के आधार पे भी जो है बांटा है, जिसको प्रबंध की जाति बोला जाता है आज के टाइम पे। तो देखिए, शारंगदेव जी ने 3 प्रकार जो थे वो दिए थे प्रबंध के। एक था सूड प्रबंध, और सूड प्रबंध के भी फिर उन्होंने 2 प्रकार दिए, एक था शुद्ध और एक था सालग। तो शुद्ध के कितने प्रबंध थे? 8, और 7 जो थे वो सालग सूड प्रबंध थे। फिर दूसरा क्या था? विप्रकीर्ण प्रबंध, जो उन्होंने कितने दिए थे? 36 दिए थे। और आलिक्रम प्रबंध जो उन्होंने 24 दिए थे। तो जब आप इन सब का टोटल करेंगे ना तो देखिए 75 ही होगा। ओके, अब देखिए प्रबंध के अंग के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रबंध के अंग कितने दिए हैं? शारंगदेव जी ने जो है प्रबंध के अंग जो है वो 6 दिए हुए हैं। अब देखिए, इन अंग का मतलब क्या है? इस अंग का मतलब ये है कि कोई भी अगर प्रबंध की रचना है उसके अंदर इनमें से किसी 2 अंगों का होना तो बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर मतलब एक अंग से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो 6 अंग कौन से हैं? देखिए, स्वर है, ठीक है, ताल है, विरुद्ध है, तेनक है, पाठ है और पद है, ठीक है। पद आपको पता ही होगा, जो अर्थवाचक शब्दों का जो समूह होता है वो पद कहलाएगा, है ना। कोई भी जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। पाठ क्या है? देखिए, जो मृदंग के बोल हैं या पखावज के बोल हैं वो क्या हो जाएगा? पाठ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तेनक का मतलब है जो शब्द मंगलवाचक होते हैं, ठीक है, वो तेनक में आ जाएगा। विरुद्ध का मतलब ये है जिसके अंदर
राजा महाराजाओं के ट्रेड्स के बारे में बताया जा रहा है, उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। और ताल तो आपको पता ही है। तो ये 6 अंग जो है वो शारंग देव जी ने दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रबंध के कितने अंग हैं, तो टोटल कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। फिर देखिए प्रबंध की जाति कितनी है, टोटल 5 हैं। आपको ये सीक्वेंस जो है वो याद रखना है, वो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेदिनी जाति के अंदर क्या होता है, प्रबंध के 6 अंग होते हैं, ठीक है। आनंदिनी में क्या होता है, प्रबंध के 5 अंग होते हैं। दीपनी जाति में क्या होता है, प्रबंध के 4 अंग होते हैं। भांडनी जाति में क्या होता है, प्रबंध के 3 अंग होते हैं। और तारावली जाति में क्या होता है, प्रबंध के 2 अंग होते हैं। तो देखिए एक अंग, जैसे मैंने आपको बोला कि कम से कम 2 अंगों का होना तो बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये जो जाति है ना, ये अंगों के संख्या की मात्रा पे जो है अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो आप ये जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल याद करिए। और कितनी जातियां हैं प्रबंध की, टोटल हैं 5। ओके, अब प्रबंध के धातु के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रबंध के धातु से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, आप कोशिश कीजिए कि इसी सीक्वेंस में याद कीजिए, क्योंकि सबसे पहला जो धातु है प्रबंध का वो है उद्ग्रह। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरा धातु क्या है। तो ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाओगे। दूसरा धातु है वो मेल अपाक ही होगा। और तीसरा धातु क्या है, ध्रुव। और चौथा मतलब अंतिम धातु है प्रबंध का, वो है भोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रबंध से रिलेटेड मैंने आपको बताई। इनके बारे में जो है आप याद कीजिए और अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके, अब दूसरा हम करते हैं ध्रुपद। देखिए ध्रुपद से भी रिलेटेड एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ध्रुपद की जो बानियाँ हैं उनके बारे में और डिटेल में बताया है। और ध्रुपद के जो घराने हैं या जो ध्रुपद की परंपरा है उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो देखिए ध्रुपद का आविष्कारक किसको माना जाता है, राजा मान सिंह तोमर जी को, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में जो है वो ध्रुपद का आविष्कार माना जाता है। अब देखिए शारंग देव जी ने ध्रुपद को शुद्ध गीति के अंदर रखा है और मतंग ने चौकशा गीति के अंदर। देखिए चौकशा और शुद्ध गीति जो है वो सेम ही है, पर मतंग ने क्या किया था, शुद्ध गीति के लिए एक और वर्ड यूज किया था, वो क्या था, चौकशा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका कीवर्ड है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ध्रुपद को कौन सी गीति के अंदर रखा है, तो वो कौन सी गीति है, शुद्ध गीति है। अब देखिए ध्रुपद है क्या, ध्रुपद वही सेम चीज, एक निबद्ध गान शैली है, ठीक है। और देखिए इसका जो संबंध बताया है ना कहीं सालग सूड प्रबंध से भी बताया है। तो देखिए ध्रुपद जो है ना वो उत्तर भारतीय संगीत की एक प्राचीन गायन शैली है। प्रबंध के बाद जो है ऐसा बोला जाता है कि ध्रुपद जो है वो अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ध्रुपद को देखिए मर्दाना गीत भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आवाज गायकी जो होती है वो बहुत गंभीर होती है और खुली गायकी इसके अंदर जो है वो होती है, ठीक है। ध्रुपद देखिए ध्रुव और पद, मतलब ध्रुव मतलब अटल और पद मतलब आपको पता ही है सेंटेंसेस। तो एक तरीके से जिसमें स्वर पद ताल का सुंदर समावेश होता है वो हमारा ध्रुपद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए वही मैंने आपको बोला ना, उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग कुछ कुछ बोलते हैं कि ध्रुपद, कोई बोलता है कि एक सालक सूड प्रबंध था और उसी से जो क्या है ध्रुपद का आगमन हुआ, मतलब सालक सूड प्रबंध से ही ध्रुपद की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया। और किसी किसी ने ये भी बोला है कि मंदिरों में जो पहले गीत गाए जाते थे उन्हीं गीत से जो है वो ध्रुपद का आगमन हुआ, ठीक है। भाव भट्ट जी ऐसे पहले ग्रंथकार थे जिन्होंने अपने ग्रंथ अनुप संगीत रत्नाकर के अंदर ध्रुपद के लक्षणों का जो है वो वर्णन किया है। तो मेरा जो ध्रुपद वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में वो लक्षण समझाए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ भी एक बारी बता देती हूँ वो लक्षण कौन से हैं। उन्होंने स्पेशली ये बोला था कि देखिए इन्होंने बोला था कि संस्कृत भाषा से जो युक्त है ना, संस्कृत भाषा के साहित्य द्वारा जो सुशोभित है, 2 या 4 वाक्यों से युक्त है, जिसका विषय नर नारी की कथा हो या फिर राजाओं का गुण गाना हो, महाराजाओं का गुण गाना हो या किसी भगवान का ही गुण गाना हो, ठीक है। मुख्य रूप से श्रृंगार रस है, ठीक है, भाव से परिपूर्ण है, राग अलाप से युक्त पद हैं, ठीक है। और पदों के अंत में अनुप्रास तथा युगक है, जिसमें उद्ग्रह ध्रुव अंतरा और आभोग भी है, वो जो है हमारा ध्रुपद है। मतलब एक तरीके से ध्रुपद के अंदर पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं का, इसके अंदर आप अभी भी देखोगे जो इनके सेंटेंसेस होते हैं ना, जो पद होते हैं वो जिसके अंदर वो राजा का गुण गा रहे हैं या किसी भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ध्रुपद कुछ वैसा होता है। और ध्रुपद की गायकी कैसी होती है कि बहुत आवाज़ जो होती है ना वो बहुत दमदार होती है, ठीक है। और ध्रुपद जो है
वो खुले बोलों की ताल के साथ है बजाया जाता है, जैसे चार ताल, सूल ताल, झंपा ताल, तीव्रा ताल और ब्रह्मा ताल। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहाँ जो एक मुगल शासक थे वो ध्रुपद बड़े चाव से सुनते थे और इन्होंने ध्रुपद का संग्रह भी जो है वो किया था। अब देखिए, ध्रुपद गायकी में ना स्वर, ताल, शब्द आदि की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और स्वरों को अलंकृत करने के लिए कर्ण, मुर्की आदि का प्रयोग जो है वो बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्वरों का जो प्रयोग होता है ना इसमें, वो शुद्ध होता है और सीधा होता है। गमक जो है इसकी विशेषता है, और गमक का प्रयोग जो है इस शैली के अंदर भरपूर तरीके से होता है। स्वरों का खुला प्रयोग होता है, और जो ताने होती हैं, आकार की ताने स्पेशली जो होती हैं, वो इसमें क्या होती हैं, वर्जित होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। ध्रुपद की 4 बानियाँ हैं, एक गौबरहार बानी, डागुर बानी, खंडार बानी और नौहार बानी। देखिए, ये जितने भी ये जो सीक्वेंस है ना, आप इसी सीक्वेंस में चलिए, क्योंकि नौहार बानी जो है वो आखिरी श्रेणी मतलब चौथी श्रेणी की मानी है, और इसको सेवक का पद दिया है। और राजा का पद किसे दिया है, गौबरहार बानी को, डागुर बानी को मंत्री का, और खंडार बानी को सेनापति, और नौहार को सेवक का। गौबरहार बानी का संबंध जो है वो तानसेन जी से है, क्योंकि तानसेन जी ने ही इस बानी की शुरुआत की थी, और गौबरहार बानी को शुद्ध गीति के अंदर रखा है। डागुर बानी को किसने शुरू किया था, बृजचंद जी ने शुरू किया था, और इसको भिन्न गीति के अंदर रखा है। खंडार बानी की शुरुआत है समोखन सिंह जी ने की थी, और इसको वेसरा गीति के अंदर रखा है। और नौहार बानी की शुरुआत श्री चंद्र राजपूत ने की थी, और इसको गौड़ी गीति के अंदर रखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। इन बानियों की डिटेल के बारे में, और जो ध्रुपद के घराने हैं इनकी डिटेल अगर आपको और पढ़नी है तो आप मेरा ध्रुपद वाला वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए, अब नेक्स्ट है धमार गायन शैली। अब जैसे ध्रुपद को देखिए इधर शुद्ध गीति में रखा था ना, वैसे ही धमार को किसके अंदर रखा, भिन्न गीति के अंदर रखा। ये मध्यकाल की एक प्रमुख गायन शैली मानी जाती है। अब ये देखिए है क्या, जब होरी नाम के गीतों को 14 मात्रा की धमार ताल में गाते हैं तो उसे धमार कहते हैं। आपको पता होगा धमार एक ताल भी है जो 14 मात्रा की है ना। तो जब होरी नाम के जो गीत हैं वो 14 मात्रा की धमार ताल में गाए जाते हैं तो उसे धमार बोलते हैं। अब धमार के अंदर स्पेशली होता क्या है, देखिए एक तो होरी का गीत है, भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन जो है वो इस रचना के अंदर होता है, और ब्रिज की होली का पूरा दृश्य जो है वो भी इस गायन में आपको सुनने को मिलता है। इसमें बोल बांड का जो प्रयोग है वो विशेष रूप से होता है। ऐसा भी बोला जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो कहीं ना कहीं धुमाली प्रबंध से हुई है। धमार में देखिए उपज का जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए धमार गायन शैली के कुछ प्रकार भी दिए हुए हैं, और किसने दिए हैं, वो श्री राणा जी ने दिए हैं, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार दिए हैं, एक है प्रकाशक और एक है गुप्त। प्रकाशक मतलब जिनका सम धमार की पहली पंक्ति को पहली बार गाने से ही पता लग जाएगा। ठीक है, और गुप्त से आप समझ रहे हैं मतलब जिसका सम जो है वो पता ही नहीं लगता, आपको कम से कम 2-3 बार गाना पड़ता है और आखिरी में फिर समझ आता है कि सम कहाँ है। तो ये 2 जो प्रकार हैं वो धमार के माने गए हैं। अब देखिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, ऑब्वियसली श्रृंगार रस प्रधान होती है। ध्रुपद की तुलना में ये जो गायन है ना ये सरल होता है। ठीक है, थोड़ा इजी होता है। गायन जो होता है वो द्रुत और मध्य लय में पखावज पर किया जाता है। इसमें 2 तुक होते हैं, ठीक है, स्थाई और अंतरा। उपज का काम इसमें ज़्यादा होता है। बोल बांड की नवीन उद्भावना है जो ऐसा बोला जाता है कि धमार गायन शैली में ही हुई थी, मतलब जो स्वर और शब्द के संयोग से की जाती है। तो ये हमारा धमार गायन शैली है। अब देखिए अब इसके बारे में कुछ बहुत अलग अलग मतभेद हैं जो और कुछ संबंध हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला तो यही है कि शारंग देव जी ने बोला है कि धम्माली प्रबंध को निर्युक्त प्रबंध के अंदर उन्होंने रखा है। निर्युक्त प्रबंध क्या होता है, जिसके अंदर एक विशिष्ट ताल होती है, राग स्वर होते हैं, अवसर होता है। आपको भी पता है धमार को अगर धमाली प्रबंध में रखेंगे तो सही है, क्योंकि धमार भी ऑब्वियसली ना फाग उत्सव पे ही गाया जा रहा है और एक विशिष्ट ताल पे गाया जा रहा है, मतलब धमार में जो है वो गाया जा रहा है। तो इसलिए इसको शारंग देव जी ने धम्माली प्रबंध से इसका संबंध माना है। इस गायन शैली का गायन पंजाब में काफ़ी प्राचीन समय से होने का जो है इसमें प्रमाण मिलता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि धमार के जो भिन्न ठेके हैं
वो पंजाब में बहुत प्रचलित रहे हैं एक टाइम पे। धमार के भिन्न ठेकों का ही पंजाब में प्रचलित होना इस बात का प्रमाण है कि अतीत के पंजाब में धमार गायन के कुशल कलाकार जो थे वो विद्यमान थे। भले ही आज उनका जो है कुछ ऐसा नामो निशान नहीं मिलता है, पर प्राचीन समय में ऐसा देखा गया है इधर, इसलिए प्राचीन बोला है। ठीक है, अब इसको देखो लोक संगीत से भी जोड़ा गया है। धमाल ब्रिज के नृत्य परक लोकगीतों में से है। ठीक है, और एक धमाल और है। अब देखिए धमाल इधर जो ये किया है ना, अभी देखो धमार को ना धमाल संज्ञा का सार्थक माना है। क्यों? क्योंकि गान के साथ नृत्य होरी उत्सव ला को जो है इन्होंने क्या किया, रा के साथ बदल दिया, तो वो धमाल से क्या हो गया, धमार हो गया, ये भी बोला जाता है। तो वही सेम चीज़ लिखी है कि धमाल और धमार को फिर उन्होंने एक ही बोल दिया। और धमाल एक ब्रिज के नृत्य परक लोकगीतों में से है। ठीक है, ब्रिज से रिलेटेड हो गया, लोकगीत वहाँ के लोकगीत से। फिर राजस्थान में भी देखिए धमाल राजस्थान जो के लोक संगीत परंपरा में भी हमें मिलता है, तो इसीलिए धमार का कहीं ना कहीं संबंध लोक संगीत से भी मानते हैं। ऐसे बोलते हैं कि लोक संगीत से ही जो है इसका विकास जो है धमार का वो हुआ है। सूफियों की परंपरा के अंदर में भी हमें धमाल जैसी गायन विधा का उल्लेख मिलता है। अब दूसरी चीज़ एक और है, चरचरी गीत प्रबंध में भी धमाली जैसी गायन नृत्य विधा का समावेश जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपको समझ आया होगा। मेन जो है वो आप ये चीज़ें हैं देख लीजिए धमाल के बारे में। और होरी और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला और ब्रिज की होली का दृश्य, और ये जो कीवर्ड है ये बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और ये मध्यकाल की एक प्रमुख गायन शैली है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट गायन शैली है वो है त्रिवट। त्रिवट की उत्पत्ति देखिए फिर से अली क्रम प्रबंध के केवाड़ नामक प्रबंध से मानी जाती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। त्रिवट को कर्नाटक में, ये नाम थोड़ा गलत लिख किया है, इसको आप चेंज कीजिए, चोलू केटू के नाम से भी जो है त्रिवट को कर्नाटक में माना जाता है। क्योंकि कर्नाटक के अंदर जहाँ पे भी मृदंग के बोल या पखावज के बोल होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। और त्रिवट के अंदर भी यही होता है, सेम चीज़। देखिए लिखा भी है इधर कि जब तराने में मृदंग के बोल, और मृदंग के बोल को कर्नाटक में चोलू केटू बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए त्रिवट जो है वो कर्नाटक के चोलू केटू से आप संबंध कर सकते हो। और अब त्रिवट है क्या, जब तराने में मृदंग के बोल, अब देखिए जो मृदंग के बोल हैं उसको पाटाक्षर भी बोला जाता है। जब तराने में आप मृदंग के बोल डाल दोगे या पखावज के बोल डाल दोगे, उनका प्रयोग करोगे, तो वो क्या, कौन सी गायन शैली बनेगी, वो बनेगी त्रिवट। ओके, नेक्स्ट जो हमारी गायन शैली है वो है चतुरंग। अब देखिए चतुरंग से आप समझ रहे हो 4 अंगों से युक्त संगीतमय रचना। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर कितने अंग हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला अंग है ख्याल, दूसरा अंग है तराना, तीसरा अंग है सरगम, चौथा अंग है त्रिवट मतलब मृदंग और पखावज के बोल। अब देखिए चतुरंग जो है वो 4 अंगों से युक्त एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है। इसके अंदर तान का जो प्रयोग है वो कम होता है, बहलावे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और चतुरंग के जो राग हैं वो अक्सर चंचल प्रकृति के ही होते हैं। चतुरंग शैली मतंग मुनि के काल से चली आ रही है, ऐसा भातखंडे जी का मानना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है चैती। अब देखिए उत्तर प्रदेश में होलिका पर्व के बाद चैत माह में गाने वाले लोक संगीत को इधर क्या बोला गया है, चैती बोला गया है। चैती एक तरीके से अर्ध शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें भी ताल है और राग भी होते हैं कहीं ना कहीं, पर इतने कोई प्योर नहीं होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो देखिए इसके अंदर भगवान राम की लीलाओं का वर्णन होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और चैती की जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें अक्सर आप देखोगे रामा लगाया जाता है। ठीक है, ताल कौन सी यूज होती है, दीपचंदी, अद्दा 3 ताल और कहरवा, ये आप ठीक कर लीजिए, ये 3 ताल है। ये देखिए चैती जो है वो पूर्व बिहार में जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ की भाषा मतलब चैती की जो भाषा भी होती है ना वो ऑलमोस्ट पूर्वी भाषा ही होती है। उत्तर प्रदेश मुख्यतः वाराणसी में भी जो है चैती बहुत ही ज़ोर शोर से गाई जाती है। और ये एक अर्धशास्त्रीय संगीत गायन विधा है। अब देखिए होरी के बारे में हम बात करते हैं। होरी जो है वो मूलतः ब्रिज शैली का गायन है, ऐसा माना गया है। ख्याल गायक जब होरी गीतों को विभिन्न ताल में गाते हैं तो उसे होरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कच्ची होरी भी एक है जिसके अंदर ठुमरी अंग से गाए जाने वाली जो होरी होती है ना उसको कच्ची होरी बोला जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि
धमार में भी तो होरी का वर्णन होता है। जी बिल्कुल होता है, बट धमार जो है वो एक पर्टिकुलर ताल में ही गाई जाती है ना। पर होरी में ऐसा नहीं है। होरी के अंदर आप किसी भी देखिए विभिन्न ताल में गा सकते हो इसको, और होरी का जो वर्णन है वो इसमें दिखाई दे सकता है। साथ में इसमें तान अलाप आदि का प्रयोग भी जो है वो ख्याल गायन की तरह ही होता है, और इसको जो है वो मौसमी गीत भी कहते हैं। होरी को अधिकतर फागुन और होरी के अवसर पर ही गाया जाता है, होली के अवसर पे, ठीक है। इसका ढांचा जो है वो ठुमरी और धमार की तरह ही होता है। ओके, नेक्स्ट है अब कजरी। अब देखिए कजरी जो है ना, ये स्पेशली इसका जो साहित्य होता है वो वर्षा ऋतु से संबंधित होता है। मतलब देखिए सावन जो होता है ना, जब सावन के दिन जब आने वाले होते हैं तब ऐसा बोला जाता है कि कजरी तब ऑलमोस्ट अधिकतर जो है वो ऑब्वियसली तब गाई जाती है। पर और भी मतभेद हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे, पर स्पेशली यही होता है। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला जो लोकगीत है वो उत्तर प्रदेश में अत्यंत प्रचलित है, उसको कजरी का नाम दे दिया गया है। देखिए जब महिलाएं समूह में कजरी को गाती है ना तो उसको धुन मुनिया कजरी बोला जाता है। अब पहले देखिए कजरी गायन का प्रारंभ जो है वो ऐसा बोला जाता है कि देवी गीत से माना गया है। 19वीं शताब्दी में उपशास्त्रीय रूप में ठुमरी के साथ साथ ऐसा बोला गया कि कजरी का भी जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ गया। देखिए इसके विषय कैसे हैं। देखिए एक तो ये मैंने जो आपको बताया ये परंपरागत भी होते हैं, और लोक जीवन का दर्शन करवाने वाले भी जो हैं। कजरी के अंदर जो विषय है, मतलब क्या टॉपिक है, किस पे गाया जा रहा है, तो कुछ वैसा भी होता है। जैसे मैंने आपको इधर बताया कि ये वाला जो पॉइंट बताया कि वेट हो रहा है या थोड़ा सौरो मतलब थोड़ा दुख है, वर्षा ऋतु से संबंधित हो गया, तो वो देखिए लोक जीवन मतलब आम जीवन को दर्शाने वाली जो स्थितियां होती हैं वो कहीं ना कहीं कजरी में विद्यमान होती हैं, ऐसा बोला जाता है। और परंपरागत रूप क्या है इसका, ये कि शक्ति स्वरूप माँ विंध्यावासिनी के प्रति समर्पित भाव से गाई जाने वाले जो गीत हैं उसको कजरी में भी डाला गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे बहुत देखिए मतभेद भी हैं, तो आप कुछ एग्जैक्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं नहीं मिलती है, पर ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है देखिए तराना। अब तराना क्या है, निरार्थक वर्णों से होता है, मतलब जिसके अंदर कोई अर्थ नहीं है, जैसे तना दे रे ना, तोम तना ना, समझ रहे हो आप। इसके अंदर ऑब्वियसली इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। स्वर ताल अवनद वाद्यों के पाठ तथा तेन अंग से बनी हो, जो द्रुत लय में गाई जाती हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो लय होती है ना वो द्रुत होती है। कर्नाटक में इसको तिल्लाना से भी आप कंपेयर कर सकते हो। इसका आविष्कारक जो है वो अमीर खुसरो जी को माना गया है। अब देखिए स्तोप गान, देखिए शुष्काक्षर जिनका कोई अर्थ तो नहीं होता परंतु वे ओंकार ध्वनि के वाचक होते हैं। तो देखिए स्तोप गान भी जो है वो तराना से थोड़ा रिलेटेड ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी सेम यही चीज़ होती है कि मतलब ध्वनि तो है पर लेकिन अर्थ कोई नहीं है ना, जैसे हमारे तराने में है। ओके, देखिए अब सादरा गायन क्या है, ये एक अर्ध शास्त्रीय संगीत है ना। ये लोक संगीत के बीच की एक कड़ी है, ऐसा बोला गया है। ये भी बोला जाता है कि जब ध्रुपद की रचनाएं जो हैं वो द्रुत लय में गाई जाएं, झप ताल के अंदर, 10 मात्रा की ताल झप ताल के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, सादरा कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ध्रुपद तो ऑब्वियसली थोड़ा मतलब लय जो है उसकी वो द्रुत नहीं होती है, आपको पता ही होगा, या तो विलंबित होती है या तो मध्य होती है। मध्य भी बहुत कम होती है, बट डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग ध्रुपद के घराने हैं तो अलग तरीके से गाते हैं। पर लेकिन जब इन्हीं ध्रुपद रचनाओं को आप द्रुत लय में गाने लग जाते हो तो उसको सादरा बोला जाता है। ताल देखिए कैसी है, तीव्र ताल है, कहरवा ताल है, रूपक ताल, झप ताल, और इवन दादरा में जो है ये सादरा जो है आपको सुनने को मिलेंगे। सादरा को अधिकतर कथक गायक गाते हैं, ऐसा भी बोला गया है। इसकी प्रकृति है ठुमरी से ही मिलती जुलती है, और बोला जाता है कि इसका विकास जो है वो धमार और ध्रुपद के साथ ही धीरे धीरे हुआ। हालांकि ये जो शैली है, गायन शैली, ये थोड़ी लुप्त हो गई है, आज थोड़ी लुप्त हो गई है, पर एक टाइम पे ये भी जो है वो फेमस रही है। नेक्स्ट देखिए ख्याल। ख्याल के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते ही होंगे कि ख्याल गायन क्या है। अब देखिए इसको साधारण गीति के अंदर रखा है, और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से सभी विधाओं पर जो ये ख्याल गायन शैली है वो छाई हुई थी। ख्याल आप देखिए एक फारसी और एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है कल्पना, ठीक है। अब देखिए इसके आविष्कार के बड़े मतभेद हैं, मतलब किसने आविष्कार किया इसका। आमिर खुसरो जी ने इसका आविष्कार किया था, ऐसा बोला गया है।
और कवाली से ही उन्होंने द्रुत छोटा ख्याल जो है बना दिया। तो ऐसा बोला गया कि आमिर खुसरो ने ही इसका आविष्कार किया है। दूसरा मतभेद ये भी है कि जौनपुर के जो सुल्तान हुसैन शर्की थे, जिन्होंने विलंबित ख्याल का जो है वो आविष्कार किया था। तो मतभेद आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कि ख्याल किसने आविष्कार जो है वो किया है। सबसे ज़्यादा मान्यता इन्हीं दोनों को दी गई है, तो मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है। सुल्तान हुसैन शर्की का नाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा लिया गया है कि ख्याल का आविष्कारक जो है वो इन्हीं को माना गया है। अब देखिए वही साधारण गीति से विकसित हुआ जो मैंने आपको बताया। अब देखिए ख्याल का जो प्रचार प्रसार का श्रेय था ना, वो सदारंग मतलब नियामत खान जी को गया है। आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा जीवनी वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि कैसे सदारंग जी ने बहुत सारी बंदिशें बनाई है ना, और फिर उस बंदिशों से वो कितना फेमस हो गए थे। तो देखिए बंदिशें बन रही हैं, लोग चाव से सुन रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस गायन शैली का जो है वो प्रचार प्रसार ज़रूर हो रहा होगा, तभी वो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे होंगे। अब देखिए इसका भी संबंध जो है वो सालक सूड प्रबंध से माना है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा 3 प्रकार इसके होते हैं ख्याल गायन के, विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित मतलब जो जिसकी लय जो है वो स्लो होती है। ठीक है, मध्य मतलब जिसकी लय विलंबित और द्रुत के बीच में होती है। ठीक है, वो मध्य ख्याल हो जाते हैं। द्रुत ख्याल आपको पता ही है क्या होता है। द्रुत ख्याल के अंदर क्या होता है, लय जो है वो हमारी बढ़ी हुई होती है, मध्य से ज़्यादा होती है और विलंबित से भी ज़्यादा होती है। मतलब विलंबित से तो देखिए 2 गुना ही ज़्यादा होगी। ख्याल, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल भी देखिए विलंबित को ही बड़ा ख्याल बोला गया है। ठीक है, और छोटा ख्याल जो है वो मध्य द्रुत आप बोल सकते हो। तो ये ख्याल के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, और ख्याल के जितने घराने हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ठुमरी। देखिए ठुमरी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके देखिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। इसको किसके अंदर रखा है, गौड़ी गीते के अंदर रखा है। ठीक है, इसके आविष्कारक जो थे वो लखनऊ के वाजिद अली शाह जी थे। ठीक है, ये एक भावपूर्ण गायकी है जिसके अंदर शब्द कम और भाव जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। ऐसा भी बोला जाता है कि ठुमरी जो है वो नृत्य के साथ विकसित हुआ है। ताल कौन सी है जो यूज़ होती है ठुमरी गायन में, वो है जत ताल, कहरवा, पंजाबी और दीपचंदी। और कोई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। इसके 2 अंग जो हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे कि पूरब अंग और पंजाब अंग। इन दोनों अंग के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रागमाला भी आपने सुना होगा। इसके अंदर क्या होता है, जब एक ही रचना में अलग अलग रागों का नाम आता है तो वो हमारी रागमाला बन जाती है। रागमाला चित्रकारी राग ध्यान पर आधारित होती है। अब रागमाला जो है, ऐसा बोला गया है कि राग कदम्ब नामक प्रबंध से मिलता जुलता है, क्योंकि राग कदम में भी सेम यही चीज़ होती थी। ठीक है, अब देखिए टप्पा। टप्पा जो है वो बेसरा गीति के अंदर रखा है, और इसकी उत्पत्ति जो है वो मियाँ शोरी जी से मानी है। और मियाँ शोरी जो थे वो पंजाबी थे। ठीक है, पर ये लखनऊ के दरबार में थे, पर ये थे पंजाबी। तो टप्पा का संबंध देखिए पंजाब से भी जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी उत्पत्ति जो है वो मियाँ शोरी जी ने की, और वो थे भी पंजाबी। टप्पा तो उपशास्त्रीय संगीत को पंजाब द्वारा दी गई चमत्कारपूर्ण शैली जो है वो टप्पा कहलाई। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो इसका ऐसा बोला जाता है कि वहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर खटका, मुर्की, द्रुत, लय की वक्र तानों का जो प्रयोग है वो भरपूर होता है। देखिए क्योंकि टप्पा से आप समझ रहे हो संस्कृत शब्द है कूदना और उछलना, तो इसका मतलब है कि इसमें इस गायन में कहीं किसी एक स्वर पे ज़्यादा आप रुकते नहीं हो। इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारी, मतलब देखिए खटका जो है वो दिखाने की कोशिश करते हो, मुर्की है, द्रुत है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसकी प्रकृति भी जो है वो चंचल ही मानी गई है। ताल है टप्पा और फिरदौस्त, जिनमें ये रचना जो है वो गाई जाती है। अब देखिए ये सारे मैंने कुछ नाम लिखे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया कि ये गायन शैलियाँ क्या हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, आप यूट्यूब खोलिए और उस पर जैसे ध्रुपद डाल दो आप, या टप्पा डाल दो, कि कोई भी टप्पा डाल दोगे ना तो देखना बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ। तो जब वीडियोस आप सुन लोगे ना, जैसे आप गज़ल सुनते हो राइट, तो नाउ यू नो कि गज़ल क्या है। तो वैसे ही देखिए ठुमरी भी अगर नहीं समझ आ रही है तो आप ठुमरी सुन सकते हो। जैसे याद पी आखी आए, ये भी एक ठुमरी ही है। ठीक है, का करूँ सजनी आए ना बालम, ये भी एक ठुमरी है। तो अगर आपने ये सुना है तो आपको पता होगा कि ठुमरी क्या है। वैसे अगर आपको सादरा नहीं समझ आ रहा तो आप लिख दो सादरा गायन बाय सिंगर्स। तो ऐसी
सादरा गायकी भी आपको समझ आ जाएगी, धमार गायकी भी इनफैक्ट समझ आ जाएगी। अगर देखिए टप्पा नहीं आ रही है तो टप्पा आप शाश्वती मंडल जी का टप्पा सुनिए, आपको समझ आएगा कि टप्पा गायकी है क्या। जब उनकी आप गायकी सुनोगे तो अब ये सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये सुनिए। रागमाला देखिए बहुत सारा जो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, अलग अलग लोगों ने रागमालाएँ बनाई हुई हैं, तो आप वो सुन सकते हैं। ये बाकी जो गायन शैलियाँ हैं इनके बारे में और जानना चाहते हो तो ऐसे ही आप यूट्यूब पे जो है वो इनके बारे में सुन सकते हो, ठीक है। अब देखिए ध्रुपद गायक जो हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। गुंडेचा ब्रदर्स हैं, बहुत फेमस है। मलिक ब्रदर्स भी बहुत फेमस हैं। पंडित सिया राम तिवारी जी का जो संबंध रहा है वो बहुत अत्यंत रहा है ध्रुपद से, क्योंकि ये बहुत महान ध्रुपद गायक थे। टप्पा गायक के अंदर देखिए सबसे पहला नाम शाश्वती मंडल जी का है, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छे तरीके से टप्पा गायन का जो है वो प्रचार प्रसार कर रही हैं और इस शैली को लुप्त नहीं होने दे रही हैं। बाकी सिंगर्स के नाम भी मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और तराना गायक के अंदर देखिए पंडित रतन मोहन शर्मा जी जो हैं वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट तराना गायक माने जाते हैं, ठीक है। और इनका संबंध जो है वो मेवाती घराना से है, तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए। बाकी नाम भी देखिए मैंने यहाँ लिखे हैं। कोई और नाम जो आप जानते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।